दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम लेके आए हैं CLTA प्रोग्राम के तहत आपके सामने BAB4 का ब्लॉक 1, जिसमें 4 इकाई हैं। अधिकतर सभी ब्लॉक में 4-4 इकाई ही दिए गए हैं CLTA प्रोग्राम की बात की जाए। इसके अलावा भी अन्य इग्नू के जो पाठ्यक्रम है उसकी बात की जाए तो अधिकतर प्रयास किया जाता है कि एक ब्लॉक, एक खंड में 4 इकाइयाँ दी जाए। तो कौन कौन इकाई है? यह CLTA है। और इकाई 1 में है राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी विचार, लोकतंत्र और नागरिकता दूसरे में है, तीसरे में संघवाद और भाषिक राज्य, चौथे में विभाजन संबंधी विचार। प्रिंटिंग में दिक्कत है, प्रिंटिंग में यहाँ पे दिक्कत है कि अम्बेडकर वो जो सारांश है, और हमारे पास समय कम है इसलिए हम केवल सारांश पे ही जा रहे हैं। अम्बेडकर का तर्क था कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रक्रिया में है। यह एक राष्ट्र इसलिए नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि यह हजारों जातियों तथा उपजातियों में विभाजित है तथा हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य बंधुता का अभाव भी है। भारत एक राष्ट्र इसलिए भी नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि भारतीयों ने पूर्व अछूतों को कोई भी अधिकार पाने से वंचित रखा है, साथ ही पिछड़ी जातियों के लोगों व उनकी महिलाओं को भी इससे वंचित रखा गया है। अम्बेडकर ने राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया है। इस विकल्प के अनुसार अम्बेडकर ने तात्कालिक भारतीय शासक वर्ग या अभिजन वर्ग के समक्ष जोरदार तरीके से यह बात रखी है कि राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस राष्ट्र को बनाने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों तथा समाज के प्रत्येक भाग के लोगों के अधिकारों की स्थापना न की जाए। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्व दलितों, अस्पृश्यों के लिए स्व प्रतिनिधित्व की बात की, साथ अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं हेतु भी स्व प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। इस सबके साथ अम्बेडकर ने हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 5 स्तरीय सुझाव भी प्रस्तुत किए। भारतीयों द्वारा आत्म मंथन या आत्म विश्लेषण उसमें से एक प्रमुख था। दूसरा था संवैधानिक पद्धति के प्रति समर्थन या निष्ठा भाव, राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सरकार की प्रकृति को जनता द्वारा सरकार के स्थान पर जनता के लिए सरकार के अवधारणा से परिवर्तित करना, यह चौथे पॉइंट में था। न भी सारांश है, हमारे पास समय कम है इसलिए हम तुरंत चलते हैं इकाई 2 पे। इस इकाई में आपने नागरिकता, समाज और राज्य, लोकतंत्र और नागरिकता पर अम्बेडकर के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कोई नागरिक न केवल किसी राज्य बल्कि किसी समाज की एक बुनियादी इकाई होता है। नागरिकता की अवधारणा में मूल्य समाहित होता है क्योंकि इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रहती है। समकालीन समय में जब राज्य राजनीतिक पहचान की समस्या से जूझ रहा है और लोकतंत्र को नंबर गेम का डर है, तब अम्बेडकर का पुनर्वितरण न्याय और मान्यता नीति अभी भी भारत के नागरिकों की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रासंगिक प्रतीत होती है। नेक्स्ट, इकाई 3। इस इकाई में आपने संघवाद, भारतीय राज्य संघ की मौलिक विशेषताओं और संघवाद और भाषिक राज्यों से संबंधित अम्बेडकर के विचारों की जानकारी प्राप्त की। भारत में स्वतंत्रता और विभाजन की घटना एक साथ हुई और इस प्रकार के परिदृश्य में संविधान का प्रारूप बनाना कठिन कार्य था। विभिन्न संविधान इकाइयों की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए एक संगठित राष्ट्र का निर्माण करना आवश्यक था। यह कार्य केवल संघीय प्रणाली के अंतर्गत ही किया जा सकता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया हो और उनकी शिकायतों को भी संबोधित किया गया हो। अम्बेडकर ने अपने लेख में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में और संविधान सभा में अपने हस्तक्षेप के माध्यम से भारत में संघवाद की प्रकृति, इतिहास और अवधारणा की व्याख्या पर भी चर्चा की थी। अम्बेडकर ने पाया कि भारतीय संघ के राज्यों और सशक्त केंद्र के मध्य साम्यावस्था बनाए रखने के लिए नियंत्रण और संतुलन आवश्यक है। उनका मत था कि केवल संघीय प्रणाली ही अधिक समावेशी और लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अम्बेडकर का मानना था कि एकल भाषी राज्य एकता की आत्मभावना को हिला देगी और भारत को विभाजित कर देगी। वे एक भाषा एक राज्य के विरुद्ध थे क्योंकि यह भाईचारे की भावना में बाधा डालेगा। इसलिए उन्होंने भाषिक राज्यों में एक भाषा एक राज्य का नहीं बल्कि एक राज्य एक भाषा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बड़ा भाषिक राज्य एक विवेकहीन विचार है क्योंकि यह राज्यों को विभाजित करेगा। उनका मत था कि इसका यह परिणाम होगा कि कुछ राज्य बड़े बन जाएंगे और कुछ छोटे बन जाएंगे, जिसका संपूर्ण भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। राज्यों के असमान आकार के कारण सांस्कृतिक अंतर पैदा हो सकता है जिससे गृह युद्ध कर सकता है। उन्होंने बहुत परखा कि छोटे भाषिक प्रांत और बड़े भाषिक राज्य एक विवेकहीन
विचार था कि यह मिश्रित प्रांतों की तुलना में लोकतंत्र का बेहतर कार्यान्वयन करेगा, जैसा कि यह लोकतंत्र में सामाजिक एकरूपता की जरूरतों को विकसित करेगा। चलिए आगे देखते हैं इकाई 4। और यह ब्लॉक 1 यानी खंड 1 का आखिरी इकाई है। इसके तहत हम देखेंगे कि विभाजन के संबंध में भीमराव अंबेडकर के विचार की स्थिति की वास्तविकता और विकल्पों की उपलब्धता के आधार पर निर्देशित थी। अपने तर्कों के दौरान वह हिंदू और मुसलमान दोनों को न्याय करने के लिए प्रतीत हैं। एक वक्त में वह मुसलमानों को ऐसे राष्ट्र के रूप में मानते हैं जिनके लिए अलग राष्ट्र की इच्छा स्वीकार होनी चाहिए, और दूसरी ओर वे यह मानते हैं कि यदि भारतीय सेना में मुसलमान अधिक होंगे तो भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि उन्होंने मार्शल दौड़ की अवधारणा को खारिज कर दिया। वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से भी चिंतित हैं। वह इन सभी तनावों के लिए जिम्मेदार मुसलमानों की आक्रामकता को पाते हैं। एकता के सभी प्रयासों में विफलता रही है। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मुस्लिम जनता को भी समायोजित करने में गलती की। इस स्थिति में वह विभाजन को एक आवश्यक अनैच्छिक बुराई के रूप में देखा। उन्होंने फिर से देखते हैं लास्ट लाइन। इस स्थिति में वह विभाजन को एक आवश्यक अनैच्छिक बुराई के रूप में देखते हैं। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ।